नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। मिडिल ईस्ट की जंग अब केवल दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये वैश्विक रणनीतिक संतुलन को हिलाने वाली स्थिति बन चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव 12 जून की रात मिसाइल हमले से शुरू हुआ था, वो अब एक पूर्ण युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। अब तक दोनों देशों के बीच कम से कम 10 गंभीर हमले हो चुके हैं, जिनमें सैन्य ठिकानों, एयरबेस और इंटेलिजेंस हब्स को टारगेट किया गया है। इजराइल वायुसेना द्वारा तेहरान में अंजाम दिए गए बड़े हमले, जिसमें खत्म अल अंबिया स्पेशल फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ अली शदबानी की मौत ने इस युद्ध को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से पीछे हटना आसान नहीं लगता। ईरान ने इस हमले को खुला युद्ध मानते हुए प्रतिशोध की चेतावनी दी है। दूसरी ओर हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हुती और इराक की शिया मिलिशिया ने भी अलग अलग मोर्चों पर इजराइल पर हमला तेज कर दिया है, जिससे यह संघर्ष महाविनाशकारी युद्ध का रूप लेने लगा है। अमेरिका ने अपनी नौसेना तैनात कर दी है, रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और चीन बातचीत की अपील कर रहा है। लेकिन इजराइल साफ कर चुका है कि अब वह पीछे नहीं हटेगा और पूर्ण सैन्य प्रतिक्रिया देगा। ऐसे में भारत की स्थिति असाधारण रूप से संवेदनशील हो गई है। एक और इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझीदार है, जिससे भारत एडवांस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और साइबर टेक्नोलॉजी लेता है। वहीं दूसरी ओर ईरान भारत के ऊर्जा हितों का पुराना स्तंभ रहा है और चाबहार पोर्ट जैसी सामरिक परियोजना में भारत की बड़ी भागीदारी है। भारत के लिए ये युद्ध एक रणनीतिक संतुलन साधने की परीक्षा बन चुका है, जहां किसी भी पक्ष का खुला समर्थन उसके हित पर विपरीत असर डाल सकता है। अब तक भारत ने संयम बरतते हुए युद्ध को खत्म करने और बातचीत शुरू करने की अपील की है, लेकिन ये रुख कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। इस युद्ध का असर भारत पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे घरेलू ईंधन मूल्य में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ने की आशंका है। शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों में काम कर रहे करीब 80 लाख भारतीयों की है, जिनकी सुरक्षा अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। विदेश मंत्रालय ने यूएई, ओमान, सऊदी अरब और कतर में भारतीय दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखा है और हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है। अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है और परमाणु खतरे की ओर बढ़ता है, तो भारत को अपने रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, जिसमें रक्षा तैयारियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान इजराइल जंग में भारत को किस पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। तेल की कीमतों में उछाल से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? मध्य पूर्व में बसे करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत की रणनीति क्या है? अगर युद्ध परमाणु हमलों की ओर बढ़ता है, तो भारत को अपनी सुरक्षा और विदेश नीति में क्या बड़े बदलाव करने होंगे? और सबसे अहम, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ये तमाम अहम सवाल, जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। ईरान और इजराइल के बीच हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान जुड़े हैं, उनमें से रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ लगातार रहेंगे। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट मेजर विराट मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी भी इस चर्चा में रहेंगे हमारे साथ, और विदेश मामलों के जानकार संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहला सवाल तो मैं त्यागी जी से करूंगा। त्यागी जी, क्या ये जो इजराइल और ईरान युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? जी, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ने साइबेरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 1914 में, और उसके बाद प्रथम युद्ध प्रारंभ हो गया। जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो रशिया ने पोलैंड का इन्वेशन किया और उसके तुरंत बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी और दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी विश्व युद्ध प्रारंभ होने के लिए दो देशों के बीच में
एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा, और कुछ साथ में ऐसी चीजें, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में देश हो और उसमें सुपर पावर इंक्लूड हो, तब हम उसे वर्ल्ड वॉर मानते हैं। वर्ल्ड वॉर को नापने का कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल पैमाना नहीं है। आज की तारीख में जब रशिया और यूक्रेन पिछले 3.5 साल से भी ज्यादा से युद्ध में है, जब इजराइल ईरान के साथ भी, हमास के साथ भी, हिजबुल्लाह के साथ भी, हुती के साथ भी युद्ध में है, और युद्ध ना सही युद्ध जैसे हालात में चाइना और वियतनाम भी है, और युद्ध ना सही युद्ध जैसे हालात में अमेरिका परोक्ष या अपरोक्ष इन सब युद्धों में साथ में है। यानी कि सुपर पावर भी इंक्लूडेड है और अलग अलग कॉन्टिनेंट भी इंक्लूडेड है। पूरी दुनिया में दो धड़े भी अलग अलग दिखने लगे हैं और ग्लोबल स्केल के ऊपर ये सिचुएशन बनी हुई है। लिहाजा अब जब ईरान और इजराइल के अंदर युद्ध का ऐलान हो गया है, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावना नहीं, इसको तीसरे विश्व युद्ध की का प्रारंभ माना जा सकता है, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, अगर ये माने, जैसा त्यागी साहब कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की, आलोक जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेजर साहब के पास चलते हैं, मेजर विराट जी के पास चलते हैं। मेजर साहब, अगर ये माने जैसा त्यागी जी कह रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है, तो इसका असर भारत की राजनीति में, भारत के अंदर क्या पड़ने वाला है? और साथ में कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस युद्ध में भारत को किस पक्ष के साथ खड़े होने से ज्यादा फायदा है। देखिए, किसी भी देश के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अपने जो राष्ट्रीय हित होते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। हमारे ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे, वर्षों सालों पुराने संबंध, जिसमें हमारी इनके साथ तेल का व्यापार और कई तरीके के व्यापार रहे। उसके अलावा अगर आप इजराइल को देखेंगे तो हमने उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी एस्टैब्लिश किए हुए हैं, और साथ में हम उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम उनके साथ ड्रोन का, एंटी ड्रोन सिस्टम्स का, साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशंस का हम आदान प्रदान टेक्नोलॉजी का, और साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम्स का, साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशंस का हम आदान प्रदान टेक्नोलॉजी का, और साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम्स का, साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशंस और साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम का, साथ में लॉइटरिंग। ये देखना पड़ेगा कि हम उनसे दूर ना जाएं। जहां तक भारतीय सरकार की बात है, भारत ने इजराइल के खिलाफ खड़े होने से तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। अभी यूनाइटेड नेशंस में जो वोट हुआ था उसमें भी इजराइल के खिलाफ वोट नहीं किया, हमने अब्सटेन किया था, वो गाजा पे वोट था। तो इस तरीके की चीजें हमने की हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मुझे लगता है कि हो सकती है ईरान में, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, कहीं ना कहीं उसने अपना एयर सुपीरियोरिटी भी दर्ज कर दी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए भारत को एक मध्य रास्ता निकालना होगा ताकि हमारा संतुलन बना रहे और हम किसी भी साथ का पक्ष लेते हुए ना दिखें। भारत सरकार का जहां तक मत है, उन्होंने इजराइल के साथ अपनी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं लगाई है, दिखाया है कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये चल रहा है। ठीक है। संदीप भाई, आपसे बहुत महत्वपूर्ण ये जानना चाहूंगा। एक तरफ तो हमारा रक्षा साझीदार इजराइल है, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली, जैसा विराट जी ने बताया कि बहुत सारे हमने उससे डिफेंस के बड़े बड़े उपकरण लिए उससे हमने। दूसरी तरफ जो हमारा ऊर्जा हितों को संरक्षित करता है वो ईरान है, हम उससे तेल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हमारे उसके साथ व्यापार चलता है। ऐसे में भारत की क्या कूटनीतिक पहल होनी चाहिए कि ना हमारे इजराइल से संबंध खराब हो, ना ही हमारे ईरान से संबंध खराब हो, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है सामने। देखिए, हिंदुस्तानियों को बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा अगर ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती है ये लड़ाई, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दूसरे और देश हैं, उनका क्या रुख रहता है। हमें या हमारे देश को ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए
कि हम इजराइल के साथ खड़े हो जाएं और ऐसे में ये जो हमारे पड़ोसी देश है ये ईरान के साथ खड़े हो, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। आपको बताऊं, जब जर्मनी का तानाशाह हिटलर विश्व युद्ध लड़ रहा था तो अमेरिका ने परमाणु बम जापान के ऊपर गिर दिया था। तो हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, बहुत समझ समझ के आगे चलना होगा, क्योंकि एक बार बिना इजराइल के हमारा काम चल सकता है, लेकिन चाइना और रसिया को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकी दुश्मनी लेकर शायद हम यहाँ इस कॉन्टिनेंटल में सरवाइव नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आलोक जी, अभी हम लोगों ने देखा कि गाजा संघर्ष विराम पर जो भारत का रुख रहा, उसको लेकर भारत के जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने सरकार को घेरा। अब जो स्थितियां बनी हुई हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल के बीच में, अब भारत का जो क्या कूटनीतिक पहल होनी चाहिए, ये दोनों स्थितियां जो हैं वो भारत की राजनीति के जो अंदरूनी राजनीति है उस पर क्या असर डालने वाली हैं? देखिए, अंदरूनी राजनीति पे असर दिखाई देने लगा है। कांग्रेस इस तरह से निकल के आ रहा है कि ईरान के खिलाफ है भारत, तो ये भारत की अंदरूनी राजनीति में इसका प्रभाव आएगा, क्योंकि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो भारत का विपक्ष उसमें खेलेगा। लेकिन अभी संदीप भाई हमारी बात कह रहे थे कि ऐसी स्थितियां बन जाएंगी और भारत के ऊपर हमला हो सकता है, वो जमाना खत्म हो गया। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। अगर ईरान से हम तेल लेते हैं तो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, तो हम उसकी जरूरतें पूरी करते हैं। तो इजराइल और ईरान को दोनों को हमारी जरूरत है। तो ऐसा कोई वो अगर आपस में तो लड़ते हैं तो हमें अगर चुप रहते, चुप मौन जो हमारा है, हमारा मौन हमें संतुलन बना के दे देगा। बहुत ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल को भी हमारी जरूरत है, ईरान को भी हमारी जरूरत है और हमें उन दोनों की जरूरत है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कभी वन साइडेड रिलेशन नहीं चलता। हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो वन साइडेड रिलेशन है कि ईरान नाराज हो जाएगा तो क्या होगा, या इजराइल नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। ये तब हम सोच रहे हैं जब दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना हमारे पास है और सबसे स्ट्रॉन्ग नेतृत्व तो हमारे पास है, फिर भी अभी हम 70 के दशक में जी रहे हैं। ईरान और या इजराइल को लेकर के हम 70s में नहीं जी सकते। ये 21वीं शताब्दी का भारत है, हमें सिर्फ एक बैलेंस की जरूरत है। ईरान और इजराइल को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर इजराइल और ईरान को हमें जरूरत है तो हमारे उनको भी जरूरत है। तो दोनों तरफ से संबंध चलेंगे और भारत इस समय सिर्फ संतुलित राजनीति इतना ही है कि वो किसी समय वो ईरान की तरफ दिखेगा और किसी समय वो इजराइल की तरफ दिखेगा। उसको इसी संतुलन के साथ चलना होगा कि कभी ईरान पे यूएन में कोई बात ऐसी कह दी जो इजराइल को अच्छा लगे, कभी ईरान को अच्छा लगे, बस इससे हम कुछ नहीं कर सकते। इंटरनल पॉलिटिक्स में जो भारत का विपक्ष है वो यही कोशिश करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ईरान विरोधी अर्थात मुस्लिम विरोधी दिखाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको ज्यादा बैलेंस करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत संतुलन बना लेगा और अभी तक उसमें बनाने में वो कामयाब। बिल्कुल। कर्नल त्यागी साहब, अगर ये मानते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है, ईरान इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, तो भारत का इसमें क्या रोल होना चाहिए? भारत का क्या रुख होना चाहिए इस पे? पहले विश्लेषण में हमें दो चीजें देखनी है कि हम सैद्धांतिक स्तर पर और अपने इंटरेस्ट के स्तर पर हम किधर जाएं। सैद्धांतिक स्तर पर हम कहते हैं कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ टॉलरेंस 0 है, यानी कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करते। सवाल, क्या हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया, क्या ये देश हैं? क्या ये आतंकी संगठन नहीं है? इन आतंकी संगठनों को किसने बनाया? क्या वो जो कुर्द फोर्स था या है जिसके 10 सेंटर को तेहरान में अभी इजराइल ने नष्ट किया है, जिसका हेड करता था सुलेमानी, जिसे अमेरिका ने मारा, जो
जो ईरान के बाहर जाकर दूसरे देशों में पैदा करते थे आतंकवादी संगठनों को, यानी कि आतंकवाद को प्रेरणा देने वाला, पैदा करने वाला, फैलाने वाला कौन सा देश हुआ? इजराइल या ईरान, नंबर 1। नंबर 2, जब बात आती है मदद की, तो यस, ईरान के साथ में हमारा जो चाबहार का पोर्ट अभी फिलहाल में है, जिससे हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रशिया से इंडिया तक जुड़ता है, वो हमारे इंटरेस्ट में है। हाँ, बल्कि वो हमारे इंटरेस्ट में इसलिए भी है कि वो अफगानिस्तान को भी हमारे साथ लाता है। लेकिन इजराइल के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1999 में कारगिल के युद्ध में जब बोफोर्स तोप के लिए एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की जरूरत पड़ी, तो अमेरिका ने इजराइल को मना कर दिया कि आप हिंदुस्तान को ना दें। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के मना करने के बावजूद हिंदुस्तान को दिया। यानी कि तो मैंने एक एग्जांपल दी, हर जगह और हर समय इजराइल हमारे साथ रहा है। अब एक बात और, पूरी दुनिया में केवल वेस्ट एशिया एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है। उस वेस्ट एशिया के एक सिरे पे इजराइल है और एक सिरे पर भारत है। इजराइल और भारत दोनों की एक जैसी समस्याएं हैं। हम दोनों आतंकवाद से त्रस्त हैं, लिहाजा हमारा इजराइल के साथ खड़ा होना करीब करीब नैसर्गिक, नेचुरल और अनिवार्य है। जी बिल्कुल। लेकिन ये प्लस और माइनस करने के बाद सवाल ये आता है कि फाइनली हम क्या करें। फाइनली हमारा कहना ये है कि हम किसी के खिलाफ ना जाएं, साथ किसके खड़ा होना है वो बात अलग है। बिल्कुल। मेजर साहब, भारत को भी क्या अपने सैन्य विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए अगर तीसरे विश्व युद्ध की आहट माने इसे तो? देखिए, भारत की जो सैन्य ताकत है वो दुनिया में अप्रतिम है, बहुत हम आगे हैं। और अगर आप देखेंगे तो हम लगातार अपनी जो सैन्य कैपेबिलिटीज हैं, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हम अपने गति प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड कर रहे हैं। अभी 88 दिनों का हमारा जो युद्ध हुआ, 88 घंटों का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें भी हमने अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी दिखाई है। अगर आप इजराइल के साथ हमारे संबंधों की बात करें तो भी हमने ये करके दिखाया है कि हमारे इतने सारे इनके साथ डिफेंस के करार हुए हैं, जिसमें हमने इनसे बहुत सारा वेपन इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है, जिसमें ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, जैसे आप स्पाइक मिसाइल की बात कर सकते हैं, उसके बाद रडार सिस्टम्स हैं, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इनसे इंपोर्ट करी हुई। तो हमने बहुत तरीके के इनसे सामान हमने साझा किया है। साथ में हमारी जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी हुई है। अगर आप तीसरे विश्व युद्ध की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भारत कोई एक पक्ष के साथ जाएगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट जो है मेंटली और सरकार का वो इजराइल के साथ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भारत ने 1992 में जब से इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे, तो भारत ने इनके साथ खासतौर से मोदी जी के रेजिम में अपने संबंधों को और प्रगाढ़ किया है। पर मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, ये एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी जीतता है तो दूसरा आदमी हारता है, यानी कि दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एक आदमी पूरा जीतेगा और पूरा हारेगा। तो यहाँ पे इजराइल, क्योंकि उसके साथ अमेरिका की बैकिंग है, तो उसके पूरे जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा, बात सिर्फ वेपनाइजेशन जो है, ईरान का न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, उसको रोकने तक सीमित नहीं है। अभी नेतन्याहू साहब ने यह भी कहा है कि वो अली खमेनेई को खत्म करके मानेंगे, रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं वो। तो इसमें एस्केलेशन की बात कहीं ना कहीं आ जाती है। पर जो अरब नेशन है वो कितने साथ खड़े होंगे ईरान के, ये मैं पक्के से नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी किसी ने ईरान के साथ पूर्ण सहयोग की बात नहीं कही है। हाँ, स्प्लिंटर ग्रुप्स या नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, चाहे वो हूदी हो यमन में या वो लेबनान के हिजबुल्ला हो, ये सब खड़े हैं उसके साथ। पर कोई देश ऐसा सच नहीं आया ये कहते हुए कि हम ईरान के साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस युद्ध को पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खतरा मंडरा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये एस्केलेट होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में। इसमें रेजिम चेंज होने की पूर्ण संभावना है। खमेनेई हो सकता है मारे जाएं, ये क्योंकि इनके पास कारपेट बॉम्बिंग से लेके बहुत तगड़े हथियार हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी है, इंटेलिजेंस सपोर्ट भी है। तो हो सकता है कि रेजिम चेंज आपको आने वाले दिनों में दिखे, जैसा कि लीबिया में हुआ था, जैसा कि इराक में हुआ था।
उसी तरीके का एक रेजिम चेंज यानी कि पूरे जी। सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। लोग भी उसका वहां पे, क्योंकि हार्डलाइनर गवर्नमेंट है ईरान में, तो उसको हटाने की बातें चल रही हैं। 1980 से पहले शाह का वहां पे रूल था जिसमें लोगों को बहुत स्वतंत्रता हासिल थी, महिलाओं को स्वतंत्रता थी। अब वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं इस रेजिम में जा चुकी है खमेनी सरकार में। उसको हटाने के लिए वहां के भी लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहे हैं, प्रयासरत हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बात है कि नेतन्याहू भी इस कोशिश में लगे हैं कि खमेनी सरकार हट जाए और तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं ना बने। जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। त्यागी साहब, विराट मिश्रा जी, आलोक पांडे जी, संदीप चौधरी जी, आप सबका शुक्रिया। मिडिल ईस्ट की आग अब वैश्विक संकट में बदल रही है और भारत के लिए ये समय कूटनीति, संतुलन और रणनीतिक सूझबूझ की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक तरफ इजराइल, दूसरी ओर ईरान, दोनों से भारत के गहरे रिश्ते हैं और बीच में फंसा है भारत का तेल, कारोबार, कूटनीति और करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा। सवाल कई हैं, जवाबों की तलाश अब भी बाकी है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।